नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीए अंकित शर्मा और आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो नया टॉपिक है बेसिकली वो है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं हर प्लेटफॉर्म के, और हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ट्रेडिशनली देखा जाए तो गोल्ड में लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको परचेज करके मार्केट से अपने पास होल्ड करके रखते हैं। लोगों का ये परसेप्शन है कि गोल्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें आज भी बेनिफिट देगी और कल भी बेनिफिट देगी। उनका जो व्यू है वो बिल्कुल सही है, बट एडवांसमेंट जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है हमारे पास नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमें गोल्ड में कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि गोल्ड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। जो देखा जाए इसमें हम मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल गोल्ड एंड सेकंड वन इज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। तो पहले मैं फिजिकल गोल्ड पे आता हूँ। फिजिकल गोल्ड में आता है हमारे पास फिजिकल ज्वेलरी जो हम मार्केट से परचेज करते हैं। गोल्ड कॉइन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, इसमें गोल्ड कॉइन्स वगैरह इशू करे गए हैं। और गोल्ड सेविंग स्कीम है जो बेसिक जो अपने ज्वेलर्स वगैरह हैं वो अपने इंडिविजुअल नेम पे उसको रन करते हैं। और पेपर गोल्ड में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स में गोल्ड ईटीएफ आते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स। सोवरिंग गोल्ड कौन हैं जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और डिजिटल गोल्ड है ये आपने देखा होगा, जैसे आप पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम में पेटीएम वॉलेट में आप गोल्ड परचेज करके रख सकते हो, वो डिजिटल गोल्ड का कंसेप्ट है। तो मैं इसको वन बाय वन इन सबको टेकअप करता हूँ। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्वेलरी। इसमें आता है कि गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी इज नॉट ओनली यूज्ड एज ए वेरिएबल बट आल्सो वर्क्स एज ए टूल टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल इमरजेंसीज। सो बाइंग गोल्ड हैज ट्रेडिशनली बीन अ फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम ओवर द ईयर्स। जो मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों का ये परसेप्शन है कि गोल्ड जो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी का काम करती है, जो हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। Having physical gold raise concern about the safety, high cost and outdated design। इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है सेफ्टी का, कि गोल्ड को हम सेव करके कहाँ रखें। लोग जो गोल्ड परचेज करते हैं ट्रेडिशनली देखा गया कि गोल्ड परचेज करके ले आए, फंक्शंस में यूज करा और फिर उसको बैंक में जाके लॉकर में रख दिया। उसकी हाई कॉस्ट मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं और आउटडेटेड डिजाइन, जैसे जैसे डिजाइन चेंज होते रहते हैं तो लोग पुराना गोल्ड जाके मार्केट में सेल आउट करते हैं और नया गोल्ड परचेज करते हैं। तो ये एक इशू आता है। और इसमें जो मेन कंसर्न होता है वो इसकी जो मेकिंग चार्जेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये फिजिकल गोल्ड का कंसेप्ट है जी। सेकंड आता है गोल्ड कॉइन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू करे जाते हैं गोल्ड कॉइन्स। इसमें हमारे पास गोल्ड कॉइन्स होते हैं और गोल्ड बार्स होते हैं। इसके वन साइड में अशोक का चक्र होता है और सेकंड साइड पे महात्मा गांधी जी की फोटो होती है। गोल्ड कॉइन्स मार्केट में आते हैं 5 और 10 ग्राम्स के, और बार्स होते हैं वो 20 ग्राम्स के होते हैं, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो 24 कैरेट्स होती है। गवर्नमेंट ने एमएमटीसी आउटलेट्स हैं और उसको अप्रूव करा हुआ है, वो लोग गोल्ड्स को परचेज और सेल करते हैं, ये गोल्ड कॉइन्स को और गोल्ड बार्स को। ज्वेलर्स, बैंक्स, एनबीएफसी और ई कॉमर्स वेबसाइट्स इसको रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल और परचेज करती हैं। तो आपको अगर परचेज करना हो इसके थ्रू तो आप ज्वेलर से, बैंक से, एनबीएफसी से या ई कॉमर्स वेबसाइट से इसको परचेज और सेल कर सकते हो। थर्ड आता है गोल्ड सेविंग स्कीम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्वेलर्स अपने इंडिविजुअल लेवल पर रन करते हैं। इसमें ज्वेलर्स का जो मेन कंसेप्ट होता है वो जस्ट लाइक हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे एक कमेटी सिस्टम होता है कि इंडिया में, इसमें ज्वेलर्स क्या है आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बता देते हैं और फिक्स टेन्योर बता देते हैं कि आपको मंथली इतना पैसा डिपॉजिट करना है और इतनी टेन्योर के लिए आपको डिपॉजिट करना है। आप मंथली मंथली उसको डिपॉजिट करते हैं। ऑन द मेच्योरिटी जब लास्ट ईएमआई होती है उसकी एक तरीके से, तो आपको या तो वो वेवर दे देते हैं लास्ट ईएमआई का, या डिस्काउंट दे देते हैं, या बोनस दे देते हैं, और आपको उतनी अमाउंट का गोल्ड आपको फिजिकली वो हैंड ओवर कर देते हैं। आप उससे गोल्ड परचेज कर लेते हो उससे ज्वेलर से। ज्वेलर्स इसको इसलिए रन करते हैं कि एक तो उनके रेगुलर कस्टमर बने रहे और उनकी सेल जो है वो बूस्टअप होती रहे, स्लो डाउन आए तब भी उनकी सेल चलती रहे। बट इसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ये तो था फिजिकल गोल्ड का कंसेप्ट। अब हम आते हैं पेपर गोल्ड में। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एडवांस्ड जो नया
अपडेट्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग है कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट आता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये दिस इज जस्ट लाइक शेयर्स। ये इसको म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इशू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को जो रेगुलेट करती है सेबी करती है। सेबी इनको गाइडलाइंस इशू करती है कि आपको अगर कोई भी ईटीएफ इशू करना है तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ईटीएफ में गोल्ड इशू करते हो, गोल्ड ईटीएफ इशू करते हो, तो आपको उतनी अमाउंट का गोल्ड, फिजिकल गोल्ड परचेज करके एज ए सिक्योरिटी आपको वॉल्ट में रखना पड़ता है और उसको इंश्योरेंस करवा के उसकी रखनी पड़ती है कि कल को इन केस क्लाइंट्स का लॉस हो या क्लाइंट्स का प्रॉफिट हो तो आप फिजिकल गोल्ड बेच के उसको क्लाइंट्स को रीपे कर सको। तो मैं इसको वन बाय वन लेता हूँ। तो गोल्ड ईटीएफ इज ए कमोडिटी ईटीएफ दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रिंसिपल एसेट्स दैट इज गोल्ड। मतलब इसकी जो प्राइस की डिटर्मिनेशन होगी वो गोल्ड के प्राइस से होगी। ईटीएफ इज जस्ट लाइक शेयर, एक शेयर की तरह होते हैं। दे आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ सिमिलर मैनर। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड होते हैं ऐसे ही ईटीएफ ट्रेड होते हैं गोल्ड ईटीएफ। The gold ETF gives an investor an opportunity to gain exposure to the performance or the price movement of the gold। मतलब गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे मूव होगा वैसे जैसे ETF का प्राइस मूव होगा। The investment in the gold ETF is safe because it is mandatory for the issuer to hold physical gold and store in the secured vaults and have full insurance of the gold। जैसे मैंने आपको बताया ये सेबी की गाइडलाइंस है जो गोल्ड ETF इशू करते हैं उनके लिए। Since these are tradable in the stock exchange, there are many issues to the gold ETF। अभी at presently almost 27 types के ETF हैं जो NSE के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेबल हैं। Due to its unique structure and creation mechanism, ETFs has much lower expenses as compared to the physical gold investment। अगर आप फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में तो आपको कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करने पड़ते। बट इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं या ये मतलब इसको आप फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी नहीं मिलती इसमें, सबसे बड़ी चीज ये है। सेकंड आता है गोल्ड सोवरिंग बॉन्ड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोस्टली जो मेरा कंसर्न था इस वीडियो को बनाने का वो इसी के रिगार्डिंग था, गोल्ड सोवरिंग बॉन्ड्स के लिए। मैं बताता हूँ ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे है। इसकी मैं की फीचर्स पहले डिस्कस करता हूँ। ये इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। इसमें अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एनुअली 2.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे आपके अकाउंट पे क्रेडिट होता है। गोल्ड रिटर्न ऑफ द गोल्ड होल्डर इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का प्राइस जैसे मूव होगा बॉन्ड्स की वैल्यू वैसे इंक्रीज होगी। बॉन्ड्स कैरी सोवरिंग गारंटी बोथ ऑन रिडम्पशन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है तो इसलिए इसके डिफॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं होते। तो इसमें लिखा है बॉन्ड्स कैरी सोवरिंग गारंटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसकी गारंटी होती है कि ना तो बॉन्ड डिफॉल्ट करेंगे और ना ही इसका इंटरेस्ट कभी डिफॉल्ट करेगा, मतलब आपको मिलता रहेगा। और बॉन्ड कैन बी होल्ड बोथ इन द डीमेट फॉर्म एंड द फिजिकल फॉर्म। इसको आप फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हो, डीमेट फॉर्म में भी ले सकते हो। ये बैंक्स में परचेज कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस से जाके परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप इसको द इन्वेस्टर कैन परचेज द बोर्ड इन कैश ओनली फॉर ₹20,000। फिर अगर आप कैश में परचेज करते हो तो 20,000 तक के परचेज कर सकते हो। डिजिटल मोड पे परचेज कर सकते हो। तो इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है उतने तक के आप एक फाइनेंशियल ईयर में परचेज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई है उसने आरबीआई ने 2020-21 के लिए बॉन्ड्स इशू करे हैं। उसमें वो लोग जो है 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप डिजिटल मोड से बॉन्ड्स परचेज करते हो तो। डिजिटल मोड मतलब अदर देन कैश में उसकी पेमेंट करते हो तो। एंड द बॉन्ड एक्वायर्ड, अब ये लास्ट लाइन जो है बेसिकली बैंक्स के लिए कि अगर बैंक्स बॉन्ड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट, गोल्ड बॉन्ड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट अपने पास पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो एसएलआर की रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज करा जा सकता है। अब इसके बेनिफिट्स पे आते हैं। बेनिफिट्स ये है जी, सिंस देयर इज दीज आर बॉन्ड्स देयर इज नो रिस्क ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड रखने का रिस्क खत्म, ये डिजिटल गोल्ड है जी। रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट रेगुलरली आता रहेगा। इसका टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स में क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इंटरेस्ट जो है आपका नॉर्मल टैक्सेबल होगा एनुअल बेसिस पे और बट इस पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप इफ द बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड बिफोर मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी होती है इसकी 8 साल की,
अगर मेच्योरिटी से पहले इसको ट्रांसफर करते हो, देन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन इन्वेस्टर विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अगर आप मेच्योरिटी से पहले इसको सेल करते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप मेच्योरिटी पे सेल करते हो तो आपको कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, कैपिटल गेन नहीं लगता। और इसका जो प्राइस है वो 24 कैरेट्स के हिसाब से चलता है। इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जितनी अमाउंट के आप गोल्ड परचेज करते हो, इन केस आपको फ्यूचर में कहीं से लोन लेना पड़ता है तो आप इसको कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हो। और बैंक्स को और एनबीएफसी को जो भी लोन देगी इस बॉन्ड्स के अगेंस्ट में, उसको ये गाइडलाइंस है कि आप 100% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट तक का आप लोन दोगे। इसमें कोई भी, जैसे आप देखो कहीं पे भी आप कोई कोलेटरल लेके जाते हो तो उसमें वो 50% 60% मार्कअप लेके बाकी का फाइनेंस करते हैं, बट इसमें आपको 100% फाइनेंसिंग मिलेगी। एंड कहता है द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज फॉर 8 years, 8 साल के बॉन्ड्स हैं, विद एन ऑप्शन टू रिडीम आफ्टर 5th year ऑनवर्ड ऑन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। मीन्स अगर आप बॉन्ड्स को आपने परचेज कर लिए, अगर आपको 0 ईयर से लेकर 5 ईयर के बीच में बेचना है, क्योंकि इसको आप डीमेट फॉर्म में रख सकते हो, मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, आप उसको वहां पे सेल कर सकते हो। 5th ईयर के बाद जाते हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करोगे तो वो गवर्नमेंट इंडिया आपकी इसको रिडीम कर लेगी, वापस ले लो, और 8th ईयर पे तो वैसे ही खत्म होंगे। अब इसमें आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है। एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल कर सकता है, एचयूएफ कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है, यूनिवर्सिटी कर सकती है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उसकी जो टोटल सीलिंग लिमिट है कि एक फाइनेंशियल ईयर में वो 4 kg से ज्यादा गोल्ड परचेज नहीं कर सकता, और ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये है 20 kg तक की लिमिट। 4 kg आप एक साल में ले लो, नेक्स्ट ईयर में भी आप 4 kg और परचेज कर सकते हो, बट एक साल में आपको 4 kg से ज्यादा परचेज नहीं करना। लास्ट पॉइंट है कि आपको, अगर आपने गोल्ड परचेज करना है, आप इसको या तो प्राइमरी मार्केट होती है जब फर्स्ट टाइम इसको, जैसे अभी गोल्ड बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट हो गई जब फ्रेश इशू आता है। जब मार्केट में ट्रेडेबल होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। आपको टोटल पूरे साल में आप 4 kg से ज्यादा प्राइमरी मार्केट प्लस सेकेंडरी मार्केट को मिला के परचेज नहीं कर सकते। 4 kg तक ही आप परचेज कर सकते हो, और 20 kg की जो लिमिट है। और उससे पहले आपको जब परचेज करोगे उससे पहले आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, प्लस इसमें आपको फिर जब आप परचेज करते हो तो आपका केवाईसी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने पड़ते हैं। ये बेसिकली गोल्ड सोवरिंग बॉन्ड्स का कंसेप्ट है। थर्ड आता है जी आपका डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड जैसे अभी आपने देखा होगा पेटीएम में आप देखते हो कि आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हो, अपने वॉलेट्स में रख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लोगों के पास एक गोल्ड रश स्कीम है। ये भी बहुत एक लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप गोल्ड जो है 24/7 ऑनलाइन परचेज सेल कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है गोल्ड एक्यूमुलेटेड अंडर दिस स्कीम इज सेफ फ्रॉम थेफ्ट एंड अदर रिस्क एज इट इज स्टोर्ड इन ए स्पेशल वॉलेट एंड कवर्ड बाय इंश्योरेंस। और थर्ड पॉइंट है इसमें 24 कैरेट तक का गोल्ड मिलता है, और आप इसमें गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। मतलब ये आपका फिजिकल में भी आता है और डीमेट में भी आता है, दोनों में। अगर आप इसकी फिजिकल डिलीवरी चाहते हो फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, बट उसमें ये कंडीशन है कि आपके मिनिमम 1 ग्राम तक की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। 1 ग्राम से, आप 1 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता, 1 ग्राम की मिनिमम डिलीवरी लेनी पड़ेगी। एक उन्होंने मतलब एक क्राइटेरिया बना रखा है। इसमें जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि लेडीज के साथ जैसे होता है कि लेडीज को पैसा उन्होंने मतलब एक पूंजी सेविंग्स की तरह उन्होंने रखना होता है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि ये लोग अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें गोल्ड रश स्कीम में, और उसमें जो भी इनके पास पैसा आता है, चाहे इसमें, क्योंकि आप मिनिमम 1 रुपीज तक इन्वेस्ट भी कर सकते हो और उसके मल्टीपल्स में, बट आप जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको मिनिमम 100 रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो लेडीज की वजह से कोई भी सरप्लस पैसे होते हैं तो वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहे और अपने लिए गोल्ड एक्यूमुलेट करते रहे। वेट नहीं करना पड़ता कि आप पहले कैश को एक रिजर्व करके रखो, पैसे इकट्ठे करके रखो और फिर बाद में जाके एकदम जाके गोल्ड खरीदो। इसमें साथ के साथ आप गोल्ड परचेज कर सकते हो क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो इसमें आपको मार्केट में जाने की, परचेज सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सब चीजें डिस्कस होगी कि हम ऐसे ऐसे परचेज कर सकते हैं। अब मैंने सब चीजों को कंप्राइज करके एक ही जगह पे इसका कंपैरिजन कर दिया कि मैं अगर इसमें जाता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट है और क्या है। तो इसमें मैंने लिया फिजिकल गोल्ड,
एक लिया गोल्ड ETF, एक लिया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स और एक डिजिटल गोल्ड। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न। फिजिकल गोल्ड में रिटर्न कम आती है एज कंपेयर टू नॉर्मल रिटर्न जो गोल्ड से आते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके कारण गोल्ड की जो रिटर्न है वो इफेक्ट होती है। गोल्ड ETF में फिजिकल गोल्ड से तो ज्यादा रिटर्न आती है, बट इसमें भी सोवरिन बॉन्ड से कम रिटर्न इसलिए आती है क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड इसको रेगुलेट करते हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग होती है अपनी जो, वो लोग उसमें से डिडक्ट करते हैं, तो उसके कारण जो गोल्ड ETF की रिटर्न है सोवरिन बॉन्ड से कम आती है। सोवरिन बॉन्ड्स में रिटर्न सबसे ज्यादा आती है क्योंकि इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, तो इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आती है। और डिजिटल गोल्ड इज जस्ट लाइक, मतलब इसमें फिजिकल गोल्ड से ज्यादा रिटर्न आती है। फिजिकल गोल्ड में 22 कैरेट्स 24 कैरेट्स की डिनोमिनेशन में चलते हैं। गोल्ड ETF 24 कैरेट चलता है, सोवरिन 24 और डिजिटल गोल्ड भी 24 कैरेट। थर्ड पॉइंट आता है कस्टडी और इंश्योरेंस की। इसकी कस्टडी कौन करेगा और इंश्योरेंस कौन करवाएगा? जिसके पास फिजिकल गोल्ड है उसी को उसकी कस्टडी रखनी है और उसी को उसकी इंश्योरेंस करवानी है। गोल्ड ETF के केस में इसको सेबी रेगुलेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इसको इशू कर रही है उसको इसकी कस्टडी और इसकी इंश्योरेंस करवाती है, जैसे मैंने इसकी PPT में शेयर करा। सोवरिन बॉन्ड्स में कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करते हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं होती। डिजिटल गोल्ड में जो गोल्ड प्रोफेशनल वोल्टिंग एंड इंश्योरेंस इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ द गोल्ड, ये लोग पहले ही उसके प्राइस, गोल्ड के प्राइस में इसको इंक्लूड करके रखते हैं। मतलब जो डिजिटल गोल्ड चला रहा है ना उसी को उसकी कस्टडी रखनी पड़ती है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो फिजिकल गोल्ड है उसमें गोल्ड की प्योरिटी का हमेशा रिस्क रहता है, और गोल्ड ETF में प्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। सोवरिन में भी ज्यादा होती है और डिजिटल में भी ज्यादा होती है। थर्ड नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है कैपिटल गेन एंड इंटरेस्ट, मतलब आपको रिटर्न क्या आएगी। फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट तो कोई आता नहीं है, कैपिटल गेन लगता है आपको, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 3 साल के बाद, और जो शॉर्ट टर्म जो वैसे भी होगा। गोल्ड ETF में भी सेम है, 3 साल के बाद। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में जैसे मैंने आपको डिस्कस करा, इंटरेस्ट आपको रेगुलरली मिलेगा, वो नॉर्मल टैक्सेबल होगा। अगर आप गोल्ड मेच्योरिटी से पहले बेचते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और अगर आप इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो ये टैक्स फ्री है। और डिजिटल गोल्ड में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो 3 साल के बाद टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट इनकम कुछ होती नहीं है। कोलेटरल अगेंस्ट लोन, अगर आप लोन के अगेंस्ट में कोलेटरल कैसे यूज कर सकते हो। तो फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी का इशू आता है, इसलिए इसमें जो मार्कअप है वो डिडक्ट करके ही ज्वेलर बैंकर्स या NBFC जो वो लोन देती हैं। गोल्ड ETFs को आप एज ए कोलेटरल यूज नहीं कर सकते। सोवरिन बॉन्ड्स को आप यूज कर सकते हो और इसमें कोई भी मार्कअप वगैरह कोई भी इशू नहीं आता, 100% फंडिंग होती है, और डिजिटल गोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते। ट्रेडेबिलिटी और एग्जिट रूट, फिजिकल क्योंकि आपके पास है, आप मार्केट में जाओ परचेज सेल कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ETF जो है वो ट्रेडेबल स्टॉक एक्सचेंज है। सोवरिन बॉन्ड्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी चलते हैं, और आफ्टर 5 ईयर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इसको रिडीम करवा सकते हो। और डिजिटल गोल्ड है वो ट्रेडेबल है। स्टोरेज कॉस्ट फिजिकल गोल्ड की हाई है क्योंकि आपको खुद रखना पड़ता है, गोल्ड ETF की लो है, सोवरिन बॉन्ड्स की लो है और डिजिटल की लो है। तो ये बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस करा है कि गोल्ड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, किस किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे साथ कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सबसे बड़ा इशू तो ये आता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो गोल्ड को रेगुलेट करती है, गोल्ड को मॉनिटर करती है, उसको वॉच करती है। तो उसने अभी लास्ट मंथ आई थिंक 24 मार्च 2020 को उसने इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट इशू करी है, द रेलेवेंस ऑफ गोल्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट्स इंडिया एडिशन। अब मैं रिपोर्ट का 1 बाय 1 आपको टॉपिक जो हाईलाइट्स थी मैंने उसका करेक्ट करके आपके सामने लेकर आया हूँ, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कह रहा है एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट द रेलेवेंस ऑफ गोल्ड एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट्स इंडिया एडिशन issued on 24th March 2020 that globally demand for gold for investment purpose has grown by average of 14% per annum since 2001। 2001 से लेकर ऑन एन एवरेज हर साल 14% गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, एंड द प्राइस हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ओवर द सेम पीरियड। मैं सबसे लास्ट में आपके साथ गोल्ड का चार्ट शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि
इस सेम पीरियड 20 ईयर्स में गोल्ड का प्राइस जो है वो 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। और द गोल्ड हैज गिवन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 14.10% पर एनम रिटर्न इन INR सिंस 1973। 1973 मतलब ऑलमोस्ट 27 और 20 47 ईयर्स, इन लास्ट 47 ईयर्स ऑन एन एवरेज हर साल 14.1% की रिटर्न दी है गोल्ड ने। ये रिपोर्ट कहती है जी। कह रहा गोल्ड ऑल्सो प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स अगेंस्ट एक्सट्रीम इन्फ्लेशन। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है गोल्ड उस टाइम पे भी आपको बचाता है। कहता इन ईयर व्हेन इंडियन इन्फ्लेशन वाज हायर देन 6%, जब इंडिया में इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा थी उस टाइम पे ऑन एवरेज, मतलब अगर आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 11.5% लिखा है ऊपर 14.1%, 14.1% 1973 से आज तक की ले गई है 2020 तक की। बट जो ये 15% है ये उन सालों के लिए की है जिस साल इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा थी। वो कहता है जिस सालों में 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन थी उस साल ऑन एन एवरेज गोल्ड ने 11.5% की रिटर्न दी है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 11.5 माइनस 6 मतलब ऑलमोस्ट 6 मतलब 5.5, ये हमारा जो है ये मार्कअप है, ये हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हमारी एडिशनल रिटर्न दिया है। गोल्ड हैज नॉट जस्ट प्रिजर्व्ड कैपिटल बट हेल्प्ड इट टू ग्रो। हमें इसने हमारी कैपिटल नहीं बचाई बट हमें ग्रो करने में भी हेल्प करी है। और एक रिसर्च थी, the research of Oxford Economics shows that the gold should do well in the period of deflation। डिफ्लेशन जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है, मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जाती है, उस टाइम पे लोगों उनका ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिसर्च कहती है कि उस टाइम पे गोल्ड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है नॉर्मली से। अब आया एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट देयर आर 3 ट्रेंड्स विच रीशेप द गोल्ड डिमांड। उन्होंने कहा कि ये 3 पैरामीटर्स हैं या ये 3 रीजंस हैं कि इंडिया में गोल्ड की डिमांड रीशेप कैसे हुई, गोल्ड की डिमांड कैसे पिकअप हुई। फर्स्ट वन आता है कंज्यूमर डिमांड फॉर द गोल्ड इंक्रीजिंग। जो कंज्यूमर है उनकी जो गोल्ड के प्रति डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। कैसा? एज पर द रिपोर्ट इन 1990s में इंडिया एंड चाइना कंबाइंड डिमांड वाज 25% ऑफ द ग्लोबल गोल्ड डिमांड, टुडे इट इज रीच टू 50%। पहले 1990 से में इंडिया और चाइना की ग्लोबल डिमांड जो गोल्ड की होती थी उसमें से 25% इंडिया और चाइना को होती थी, जो कि आज के डेट में 50% हो गई है। मतलब गोल्ड की डिमांड कितनी ज्यादा पिकअप हो गई है। सेकंड आया अभी जैसे ETFs वगैरह ये सब चीजें नहीं आई हैं इंडिया में, तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी इसके लिए गोल्ड के लिए बढ़ रही है। क्योंकि मैंने जैसे आपके साथ पीछे शेयर करा कि अगर आप ETF शेयर इशू करने हैं तो आपको फिजिकल गोल्ड वॉल्ट्स में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशनल्स की जो डिमांड है गोल्ड के लिए वो बढ़ रही है। और तीसरा जो अभी जो रिसेंटली बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स जो है ना, जो जैसे इंडिया में RBI है, इन लोगों की गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी। मतलब फ्रॉम 2010 टू 2020 दे आर नेट बायर्स, मतलब उन्होंने नेट में गोल्ड बाय ही करा है, सेल नहीं करा। और अभी रिसेंटली अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बहुत ह्यूज डिमांड करी है गोल्ड की और बहुत ह्यूज अमाउंट पे गोल्ड को परचेज करा है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी तो मैंने चार्ट्स हैं, तो ये सब चीजें हैं। इससे मतलब अगर आप इन करेक्ट्स को एनालाइज करो तो आप ये चीज देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज इसमें सबसे बड़ी चीज है कि रिटर्न 14.1%। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तब भी रिटर्न काफी अच्छी है। अभी की इकोनॉमी को देखें तो उसके हिसाब से जिस हिसाब से डिफॉल्ट्स हो रहे हैं या ग्लोबल स्लो डाउन है, तो अगर हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मैं मेरा अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली थोड़ी सी अभी जो 46,500 के आसपास है गोल्ड, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन इसमें आ सकती है, तो माइट भी ये 43, 44, 42 तक आ सकता है एक बार को। बट उसके बाद इसकी डिमांड एकदम पिकअप होगी और ये आपको आने वाले टाइम में 75,000, 1 लाख और इवन
अबव 1 लाख आपको 10 ग्राम का रेट इंडिया में गोल्ड का दिखेगा। तो ये मेरी स्टडी है। आप अपने जो भी आपका एडवाइजर आप उसके साथ डिस्कस करिए, उसके साथ डिस्कस करने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं थोड़े से चार्ट से उसी की रिपोर्ट से, डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट से मिले, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये चार्ट नंबर 1 है जिसमें लिखा ग्लोबल इन्वेस्टर कंटिन्यू टू ऐड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग गोल्ड टू देयर पोर्टफोलियो। ये देखो इसमें जो हमारे पास ये ग्रीन है ये है इक्विटी। आप 1998 में देखो 60% था कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टर्स का, अब 40% रह गया है। बॉन्ड मार्केट में 30 से 31 हुआ है। बट ऑल्टरनेटिव जिसमें गोल्ड भी एक है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, उसमें 7% है आज की डेट में। तो ये 2018 तक है और 2018 तक इसका 26% कंट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो में था। तो देखो गोल्ड में कैसे कैसे लोग एज ए इन्वेस्टर भी कैसे गोल्ड को यूज कर रहे हैं। दूसरा है जी आपके पास कि गोल्ड हैज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न ओवर द लॉन्ग रन आउट परफॉर्मिंग की एसेट क्लासेस। अब गोल्ड ने रिटर्न कैसे दिए, देखो ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कैंडल है ये है हमारी इंडियन कैश, और गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है डार्क ग्रीन, और पर्पल कलर की जो लाइन है ये है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और ब्लू कलर की जो लाइन है ये स्टॉक मार्केट है जो स्टॉक्स हैं, और रेड कलर की जो लाइन है ये कमोडिटीज है, और आगे गोल्डन कलर की लाइन है ये गोल्ड है। अब ये देखो लास्ट 2 इयर्स में गोल्ड की जो रिटर्न है वो कैसे शूट अप करी है, और आप देखो कि बाकी कमोडिटीज ने कुछ ना के बराबर रिटर्न दी है, इक्विटीज ने कुछ रिटर्न दी है थोड़ी सी, और बॉन्ड्स ने, बट सबसे ज्यादा जो रिटर्न दी है वो गोल्ड ने दी है। और ये है गोल्ड कंज्यूम्ड रिटर्न रिटर्न कंपेयर फेवरेबली टू मेनी एसेट्स क्लासिंग इंक्लूडिंग स्टॉक। ये गोल्ड की CAGR रिटर्न है जी 20 इयर्स की, ये गोल्डन कलर में जी 20 इयर्स की, ये 15 इयर्स की, और ये 10 इयर्स की। अब ये देखो स्टॉक्स में क्या है, ये इंडेक्स की इन्होंने वैल्यू दी है। अब इंडेक्स में बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कोई आते हैं कोई जाते हैं, इंडेक्स तो आप परचेज कर नहीं सकते, तो इंडेक्स की ये वैल्यू है। बट गोल्ड की जो वैल्यू है वो गोल्ड से डिफाइन होती है, इंडेक्स की वैल्यू उसके शेयर से डिफाइंड होती है। तो इतने सारे शेयर्स खरीदने से अच्छा तो गोल्ड खरीदा। गोल्ड ने थोड़ी सी मिनिमम मतलब 20 ईयर्स का देखे तो स्टॉक से थोड़ी सी कम रिटर्न दी है, बट डिसेंट रिटर्न गोल्ड ने भी दी है। और फोर्थ, गोल्ड हैज आउट परफॉर्म। अब ये है गोल्ड का रिटर्न एज कंपेयर टू अदर कमोडिटीज। जैसे आप देखो ये गोल्डन कलर की कैंडल है, ये है गोल्ड की 20 इयर्स की ये चार्ट है जी, और ये ब्लैक कलर का प्लेटिनम है, ये कॉपर है ग्रीन कलर का, और ये सिल्वर है, और ये सब चीजें बाकी कमोडिटीज हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो गोल्ड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड में काफी अच्छा स्कोप है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट ये मेरी एक अपना व्यू है, बाकी आप अपने जो भी आपका एडवाइजर है आप उससे डिस्कस करो और फिर उसके बाद जो है इन्वेस्ट करो। अब मैं आपके साथ एक दो चीजें और शेयर करता हूँ। एक तो जो मैंने आपको बताया कि गोल्ड ने जो रिटर्न दी, इसका मैं गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास जी गोल्ड का चार्ट है 2004 से 2004, हाँ जी 2004 में इसका रेट था ऑलमोस्ट 6,000 रुपये, और चार्ट मैंने पहले आपके साथ 20 इयर्स का चार्ट शेयर करा था, उसमें मैंने बताया था 14% का सॉरी 8 टाइम्स हुआ था जो। अब आप देखो ये 2004 से चार्ट है मेरे पास। 2004 में इसका प्राइस ऑलमोस्ट था जी यहाँ पे प्राइस आता है, ये प्राइस यहाँ पे शो होता है, तो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये के आसपास था। और आज की डेट में इसका जो प्राइस है, इसका हाई देखो दैट इज 47,300। तो ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इसका जो प्राइस है वो एप्रिशिएट हो चुका है। और दूसरा जो अभी जो मैं कह रहा था कि सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड्स, ये अभी आरबीआई ने नए इशू करे हैं, तो ये अभी 13 अप्रैल की इनकी नोटिफिकेशन आरबीआई की, आप इसको रेफर कर सकते हो। इसमें जो सीरीज 1 है वो तो कल खत्म हो गई थी जी, 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की थी। अब जो सेकंड, अगर आपको इसमें अप्रैल वाले जो इशू सीरीज 1 है इसमें इन्वेस्ट करना है तो 28 अप्रैल के बाद ये इशू देंगे, फिर मार्केट में ट्रेडेबल होंगे, वहां से परचेज कर सकते हो। नहीं तो सीरीज 2 है वो 11 से 15 सोन है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर दूं। अगर आपको फिर भी कोई इन गोल्ड के प्रति कोई क्वेरी है
तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं अपनी जो ये पीपीटी है इसको वर्ड में कन्वर्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको वीडियो के लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू, बाय।